नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और इन दिनों मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं बलराज साहनी की फिल्मी आत्मकथा। मूल किताब में यह आत्मकथा 2 हिस्सों में यानी पहला दौर और दूसरा दौर नाम से है। पहला दौर 11 पार्ट्स में है और दूसरा दौर 8 पार्ट्स में। पार्ट 12। दम्मो की मृत्यु के बाद मैं बच्चों को लेकर रावलपिंडी चला गया, पर वहां मौत की जैसे कोई कद्र कीमत ही नहीं रह गई थी। इर्द गिर्द के गांव में हिंदुओं सिखों का भयानक कत्लेआम हो रहा था। भीष्म उन दिनों शहर की कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे और गांव-गांव घूमकर वारदातों की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सैकड़ों औरतों ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर एक कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। कई औरतें तो अपने बच्चों को साथ लेकर कूद पड़ी थीं। रावलपिंडी शहर में कम्युनिस्ट पार्टी का शांति आंदोलन जोरों पर था। कॉमरेड कांग्रेस और लीग दोनों को आपस में समझौता करने और अंग्रेजों के साथ डटकर लड़ने के लिए चुनौती दे रहे थे। उनकी आवाज़ जनता के दिलों में उभरती थी, पर अब अंग्रेज स्थिति पर पूरी तरह हावी हो चुके थे और हिंदुस्तानियों को मनमाने नाच नचा रहे थे। मेरे साथी कॉमरेडों की कुर्बानी भरी सेवा ने मेरा दिल जीत लिया था। तब मैं भी उनके साथ मिलकर काम करता हुआ अपने व्यक्तिगत दुख को भुलाने की कोशिश करने लगा। अरे अब भागो लंदन जाओ, अब न गाड़ी चाले, आए 3 मदारी, ये सब प्रेम धवन के लिखे कितने ही लोकप्रिय गीत मुझे ज़बानी याद थे। मैं वो गीत गाता, भीड़ इकट्ठा करता और फिर कॉमरेड भाषण देते। कॉमरेडों को सबसे ज़्यादा भरोसा मजदूर वर्ग पर था। वो चाहते थे कि मजदूरों की बस्तियां फसादों से सुरक्षित रहें। न केवल ये, बल्कि मजदूर आगे बढ़कर सारे शहर की रक्षा करें। शहीद भगत सिंह के साथ ही श्री धन्वंतरी भी इस काम के लिए वहां आए। उनकी मीटिंगों में गाना भी मेरे जिम्मे लग गया। मई महीने की गर्मी में उस महान व्यक्ति को अपना सुख आराम तो क्या, खाना पीना तक भूला हुआ था। हम साइकिलों पर सवार होकर सारा दिन चक्कर लगाते रहते। उन दिनों मैं अच्छा खासा गवैया बन गया था। एक दिन हम अटक ऑयल कंपनी के मजदूरों की मीटिंग करने के लिए शहर से लगभग 12 मील दूर जा निकले। एक बंद कमरे में पार्टी के मेंबरों और हमदर्दों की मीटिंग हुई। कॉमरेड धन्वंतरी को चेतावनी दी गई कि वो इतनी लापरवाही से अपनी और मेरी जान खतरे में डालना छोड़ दें। गांव में मुसलमानों को लगातार इश्तियाल किया जा रहा था। इस काम में हुकूमत के अधिकारियों का भी हाथ था। सो वहां खुले आम मीटिंग करने का ख्याल ही पैदा न हुआ। कुछ एक मजदूर, अटक ऑयल कंपनी के सभी मजदूर मुसलमान थे, साइकिलों पर सवार होकर हमें शहर की हदों तक वापस छोड़ आए। मैं हंगामी घटनाओं की आंधी में फंसा हुआ भी उनके महत्व को समझने में असमर्थ था। तब तक मैंने लेनिन की एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी थी। मार्क्सवादी ज्ञान मनुष्य को अपने चौगिर्दे को समझने और बदलने की जांच सिखाता है, पर मैंने वो जांच तब तक नहीं सीखी थी। इसलिए मैं घटनाओं पर अपनी ख्वाहिशों का मुलम्मा चढ़ाता रहता था, जो कि मध्यवर्गीय युवकों की आम कमजोरी है। मेरे पिताजी ज़्यादा अनुभवी थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुओं का वहाँ रहना असंभव हो जाएगा। ज़मीन जायदाद के तबादला संबंधी उन्हें लुधियाना से एक मुसलमान दोस्त की बार बार चिट्ठियाँ आती थीं, पर वो मेरी और भीष्म की सलाह लिए बिना कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। हम उनके सभी डर और शंकाओं को हंसी में उड़ा देते थे। हम कहते, भला लुधियाना जैसा बदसूरत नाम वाला शहर भी कभी रहने के लायक हो सकता है? वो भी हंस देते। मैं हैरान हूं कि हमारी हद दर्जे की मूर्खता को भी पिताजी कैसे सहन किए हुए थे। आखिर वो अपनी लाखों की ज़मीन जायदाद से हाथ धो बैठे। मेरी सेहत बहुत गिरी हुई थी। डॉक्टर ने मुझे कश्मीर जाने की सलाह दी। वहाँ भी हालात बहुत हंगामी थे, लेकिन सांप्रदायिकता का कहीं नामो निशान तक न था। महाराज हरि सिंह का दमन चक्र जोरों से चल रहा था। शेख अब्दुल्ला, सादिक, डीपी धर और कई अन्य नेता जेल में थे, जिसके कारण जनता में बहुत बेचैनी थी। कई राजनीतिक कर्मचारी रूपोश होकर बगावत फैला रहे थे और इस नेक काम में पुलिस तक उनकी मददगार थी। एक खुफिया अड्डे पर मेरी मुलाकात कश्मीर के महान मजदूर कवि अब्दुल सितार आसी से हुई। रोजी कमाने के लिए वो एक आढ़ती की दुकान पर बोरियां ढोया करते थे। ये भी मेरी एक अमिट याद है। मैं बम्बई से आया था, जहां कम्युनिस्ट पार्टी का केंद्र था। इसीलिए श्रीनगर के कॉमरेड मुझे ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे रहे थे।
मैं भी अपनी शान बनाने की कोशिश करता, हालांकि मेरी राजनीतिक सूझबूझ उनके मुकाबले में कम थी। घर के वातावरण और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की शिक्षा दोनों ने मुझे अंतर्मुखी बना दिया था। बड़ी से बड़ी घटनाओं की ओर से भी आंखें मूंदे रखना मेरी आदत बनी हुई थी। अपने इस रोग का इलाज मैं मार्क्सवादी ज्ञान की सहायता से भी न कर सका। कठिनाइयों में मेरी सोचने की शक्ति डामाडोल हो जाती है। मेरी जहनियत उस बंदर जैसी है जो आग से छेड़खानी करने से भी बाज नहीं आता और हाथ जलने पर झट भाग भी उठता है। काफ़ी हद तक यही कमज़ोरी मेरे समकालीन साहित्यकारों और कलाकारों की भी कही जा सकती है। सन 1947 की मौत की आंधी हमारे सिरों पर से होकर गुजर गई, लेकिन उसके आधार पर हम न कोई बढ़िया फिल्म बना सके और न ही उस भावुकता से ऊपर उठकर साहित्य में उसका अमिट चित्रण ही कर पाए। मैं कुछ समय तक श्रीनगर में रहकर गुलमर्ग चला गया, जहां मेरा ध्यान प्रकृति के सुंदर दृश्यों में लीन हो गया। एक दिन मुझे अपने प्रिय मित्र और हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर का पत्र आया कि फिल्म निर्माता वीरेंद्र देसाई उनकी लिखी कहानी पर फिल्म बनाने वाले हैं, जिसमें मुख्य पात्र के रोल के लिए मुझे लेने का फैसला किया गया है। पारिश्रमिक 10,000 रुपये दिया जाएगा। अगर मुझे स्वीकार हो तो जवाबी तार दूं। 3 साल पहले इसी गुलमर्ग से मुझे चेतन आनंद खींचकर फिल्मों में ले गए थे। अब फिर एक प्यारे दोस्त ने लालच दिया। जवान दिलों में फिल्मों के लिए पता नहीं कैसा आकर्षण होता है। बम्बई की जलवायु मुझे रास नहीं आई थी। वहाँ के लोग मुझे पराये से लगते थे। खासकर दम्मों के मरने के बाद तो बम्बई जाने के लिए ज़रा भी दिल नहीं चाहता था। पंजाबी भाषा और पंजाबी साहित्य के लिए मेरे दिल में शौक़ जाग उठा था। मैं चाहता था कि पंजाब या कश्मीर में ही टिके रहने का कोई रास्ता मिल जाए, पर इन सभी इरादों पर पानी फेर देने के लिए फिल्म दुनिया से आया एक पत्र ही काफ़ी था। मुझे बिना मांगे हीरो का रोल मिल रहा था और 10,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मेरे स्टार बन जाने की निशानी थी। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। जुलाई 1947 के अंत में मैं सारे परिवार को कश्मीर छोड़कर बम्बई के लिए रवाना हुआ। रावलपिंडी में इस कदर का माहौल देखा कि सड़क पर चलना मुश्किल था। लाहौर से गुजरते समय मैंने गाड़ी में से जगह जगह आग की लपटें देखी, पर फिर भी मैं निश्चिंत बना आगे बढ़ता गया, जैसे उस सब से मेरा कोई वास्ता ही नहीं था। मुझे कॉन्ट्रैक्ट जो मिल गया था, उस फिल्म का नाम था गुंजन। जवानी में पांव रखने के बाद नलिनी जयवंत की वो पहली फिल्म थी। हीरो बदकिस्मती से एक के बजाय 2 निकल आए। जिसके साथ लड़की का प्यार होता है वो मैं था, पर जिसके साथ उसकी शादी होती है वो थे त्रिलोक कपूर। वो काफ़ी अरसे से फिल्मों में काम करते आ रहे थे और अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालना खूब जानते थे। सेट पर वो दिन में 1-2 बार ज़रूर ऐलान कर देते थे कि असली हीरो वो खुद हैं। मैं मन ही मन जल भुन कर रह जाता, जैसे कोई ज़बरदस्ती मेरा हक छीन रहा हो। मुझे सारी सारी रात नींद ना आती। हीरो बना भी, पर पूरी तरह नहीं। आखिर पूरी तरह हीरो मैं कब बनूंगा? दूसरे शब्दों में मेरा मन ऐसे विचारों में उलझा हुआ था जिनका असली काम से कोई संबंध नहीं था। चरित्र चित्रण का कोई मनोवैज्ञानिक पहलू भी होता है, ये न मैं जानता था और न ही जानने की अभी ज़रूरत महसूस हुई थी। मार्क्सवादी जोश में हम उन दिनों स्तानिस्लावस्की को बुर्जुआ माना करते थे। कैमरे के सामने होशो हवास खोने और जिस्म के अकड़ जाने का अनुभव मुझे बहुत हो चुका था, लेकिन रवैया अभी भी उन दिनों जैसा था जो ठीक समय पर इलाज कराने के बजाय अपने रोग को छिपाए रहते हैं कि एक दिन वो अपने आप ठीक हो जाएगा। गुंजन की कहानी अब मुझे ज़्यादा याद नहीं है, पर एक अच्छे साहित्यकार द्वारा लिखी होने के कारण उसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म दांव पेंच थे। मैंने उन्हें समझ तो ज़रूर लिया था, पर अभिनय में उनकी किस प्रकार अभिव्यक्ति की जाए, इस तकनीक से मैं कोरा था। नागर जी खुद अभिनेता नहीं थे, इसलिए वो मेरी इस कमज़ोरी को पहचान ना पाए। अगर मेरा वाला रोल दिलीप कुमार या राजकुमार से करवाया गया होता तो गुंजन एक यादगार फिल्म बनती, लेकिन संभव है उन दोनों ने एक नई और अज्ञात हीरोइन के साथ काम करने से इनकार कर दिया हो। शूटिंग के शुरू के दिनों में न सिर्फ मेरी असलियत का भेद खुल गया, बल्कि निर्माता की नज़रों में नागर जी का महत्व भी जाता रहा। सेट पर नागर जी मुझे बड़े शौक और विस्तार से दृश्य का आगा पीछा समझाने लगते। आजकल लेखक का ऐसा करना मेरे लिए बड़ा ही सुखद और प्रेरणादायक अनुभव होता है, पर उन दिनों मेरी कल्पना ने सहज ही अचेतन मन के दरवाजे खोलकर पात्र के मनोभावों में दाखिल होना नहीं सीखा था। अगर सीखा होता
तो मैं नागर जी को अपने अभिनय द्वारा वे सूक्ष्म भाव उजागर करके दिखाता जो वो चाहते थे, पर मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ नहीं था। ये अरमान हमेशा का पछतावा बनकर रह गया है। फिल्म की शूटिंग चटमंगनी पट ब्याह वाला मामला होता है। एक एक क्षण की कीमत रुपए आने पाई में गिनी जाती है। नाटक तैयार करते वक्त कई कई हफ्ते रिहर्सलें चलती रहती हैं, जिनमें नया कलाकार भी अभिनय की 2-4 सीढ़ियां तो चढ़ ही जाता है। पर फिल्मों में ये सहूलत नहीं होती। फिर कहानी सिलसिलेवार नहीं होती। उसके अगले पिछले हिस्से टुकड़ों में फिल्माए जाते हैं। कैमरा चेहरे के इतना नज़दीक आ जाता है कि दर्शक कलाकार के चेहरे को किताब की तरह पढ़ सकते हैं। इस क्षेत्र में अनाड़ी कलाकार की खैर नहीं है। मेरा आत्मविश्वास एकदम जवाब दे गया। हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे, गला खुश्क होने लगा। नागर जी क्या कह रहे हैं या क्या नहीं कह रहे, मुझे कोई होश नहीं था। एक ओर लंबे लंबे संवाद, दूसरी ओर उनकी बातें। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अगर उस समय मेरे हाथों में तलवार होती तो मैं उनका सिर कलम कर देता। इस बात की ज़रा भी परवाह न करता कि वह मेरे मित्र हैं या उन्होंने ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है। निर्माता निर्देशक वीरेंद्र देसाई ने ठीक समय पर बिगड़ती हुई स्थिति को भांप लिया और नागर जी को समझा बुझाकर एक तरफ ले गए। मैंने सुख की सांस ली। मैं खुद के बजाय नागर जी को दोष दे रहा था, इसलिए मेरा स्वाभिमान टूटा नहीं। वीरेंद्र देसाई ने इस बात का फ़ायदा उठाया। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे अंदर की तलखी शांत की। मैंने जैसे तैसे करके संवाद याद किए और हॉलीवुड के अभिनेताओं के अंदाज में नकल करके काम चला लिया। इसके बाद नागर जी ने सेट पर आना बिल्कुल छोड़ दिया। पता नहीं वो कला संबंधी क्या क्या अरमान लेकर फिल्मों में आए थे और किन निराशाओं से उनका पहले से वास्ता पड़ चुका था। मैं जानता था कि उन्होंने भी मुंशी प्रेमचंद की तरह पैसे की खातिर अपनी आत्मा को धोखा देना स्वीकार नहीं किया था। धरती के लाल और गुड़िया के सेट पर मुझे देखकर उन्होंने पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगाई होंगी। मुझे ध्यान में रखकर उन्होंने कितनी मेहनत से इतनी मार्मिक कहानी तैयार की थी और उसे फिल्माने की योजना में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पता नहीं कितनी तारीफों के पुल बांधकर उन्होंने निर्माता निर्देशक को मेरे हक में कायल किया था। मेरी गुमनामी के बावजूद उन्होंने उस समय के हिसाब से बहुत अच्छे पैसे दिलवाए थे और ख़ास तौर पर कश्मीर से बुलवाया था। उन्होंने शायद ये भी सोचा हो कि बेचारे को पत्नी के मरने का गम है, काम में पड़कर संभल जाएगा और शायद अपने व्यक्तिगत दुख की झलक उस दुखांत चित्रकला में भी ला सके। उनकी उपस्थिति में मैं जैसे बेलगाम बना हुआ था। वीरेंद्र देसाई जल्दी से जल्दी फिल्म ख़त्म करना चाहते थे। उनकी नज़र गुंजन पर नहीं बल्कि अपनी पत्नी नलिनी जयवंत पर थी। शूटिंग बॉम्बे टॉकीज़ के स्टूडियो में हो रही थी, जिसके सूर्यास्त की रोशनी देविका रानी और हिमांशु रॉय के बिना भी काफ़ी तेज थी। नितिन बोस और अमीय चक्रवर्ती जैसे प्रसिद्ध निर्देशक अब भी वहाँ विराजमान थे। बरामदों में सादत हसन मंटो, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क वगैरह लेखक चलते फिरते नजर आते थे। हर दूसरे चौथे दिन कोई न कोई नामवर हस्ती सेट पर आ जाती। गुंजन पूरी होने से पहले ही नलिनी जयवंत को शशिधर मुखर्जी ने अपनी फिल्म साथी में ले लिया, जिसके निर्देशक रमेश सहगल थे। नलिनी न सिर्फ अच्छी कलाकार थीं, उनकी सुंदरता भी अनुपम थी। गुंजन के जर्मन कैमरामैन वर्शिंग ने उनके रूप को और भी 4 चांद लगा दिए थे। एक दिन डेविड के साथ मेरा दृश्य लिया जा रहा था। संवाद याद न होने के कारण मेरे रीटेक पर रीटेक हो रहे थे। आखिर मैंने डेविड से पूछा, भला डायलॉग याद करने का कोई तरीका भी है? आपके रीटेक नहीं होते? डेविड ने मुझे बड़े प्रेम से समझाया, वाक्य के हर शब्द के पीछे एक चित्र होता है। दूसरे शब्दों में अगर उस वाक्य को अपनी कल्पना में देखो तो वो चित्रों की एक श्रृंखला के रूप में दिखाई देगा। अगर बोलते समय उस चित्र श्रृंखला की ओर ध्यान दो तो शब्द भूलेंगे नहीं। मैंने आजमा कर देखा तो ये बात सही निकली। मैंने इस शिक्षा को दिल में बैठा लिया। इस प्रकार फिल्म अभिनय का मुझे पहला पाठ मिला, जिसके लिए मैं डेविड का बहुत आभारी हूँ।